हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे हर्डमानिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने हर्डमानिया की सिस्टेमेटिक पोजीशंस, स्पीसीज ऑफ हर्डमानिया, हैबिटेट, शेप, साइज और कॉमन नेम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम हर्डमानिया की पूरी डिटेल से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से लेकर एनाटॉमिक तथा वेरियस बॉडी सिस्टम्स के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया की बाह्य आकारिकी की बात करें तो हर्डमानिया की बाह्य आकारिकी में हम हर्डमानिया के शेप, साइज, इसके कलरेशन और इसमें बाह्य सतह पर पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। हर्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा जो कि इसके एक्सटर्नल व्यू को दर्शा रहा है। अगर हम एक्सटर्नल व्यू की बात करें तो ये आपको एक पोटैटो शेप या बेग शेप, या आप कह सकते हैं कि ये एक पर्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई देता है, जिसकी लेंथ की हमने बात प्रीवियस वीडियो में करी थी। इसकी लेंथ लगभग 9.5 सेंटीमीटर होती है। अर्थात हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इनकी चौड़ाई की बात करें, ब्रॉडनेस की बात करें, तो ये ब्रॉडनेस लगभग इसकी 7 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम या मोटाई की या व्यास की बात करें तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर होता है। तो स्टूडेंट्स शेप, साइज में ये सामान्यतः आयताकार आकृति दर्शाता है। अगर हम बात करें इसके कलरेशन की तो स्टूडेंट अगर हाल ही में जल से हर्डमानिया को पृथक किया गया है या आइसोलेट किया गया है तो इसका कलर हल्का पिंकिश होता है। अर्थात ये गुलाबी कलर शो करता है और इस पर रेड स्पॉट देखने को मिल सकते हैं। अर्थात लाल रंग के धब्बे इस पर देखने को मिलते हैं। तो लाइटली पिंकिश कलर होता है और उस पर रेड स्पॉट्स या छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे देखे जाते हैं। अगर हम बात करें हर्डमानिया में कलरेशन की तो हर्डमानिया में कलरेशन इनमें पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स के कारण दिखाई देता है। प्रिजर्व और स्टोर्ड एनिमल्स में ये कलर सामान्यतः पीले भूरे या लाल भूरे रंग का दिखाई देता है। तो ये हुई स्टूडेंट शेप, साइज और कलरेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके बाह्य आकारिकी में। तो बाह्य आकारिकी को हमने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर की या दैहिक संरचना की। दैहिक संरचना की बात करें तो इसकी संपूर्ण देह को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हर्डमानिया की जो बॉडी होती है इसमें आपको 2 अलग अलग भाग स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये इसका प्रॉपर बॉडी है जिसे हम वास्तविक देह कहते हैं। और इसके नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जो थोड़ा नैरो पोर्शन है ये इसका फुट होता है। तो आप कह सकते हैं कि हर्डमानिया के बॉडी स्ट्रक्चर को हम बॉडी प्रॉपर और फुट 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी प्रॉपर या हम वास्तविक देह की बात करें तो इसकी वास्तविक देह ट्यूनिसिन के बने आवरण से घिरी हुई रहती है। इसी के कारण इन्हें हम सामान्यतः ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ट्यूनिसिन की बात करें स्टूडेंट्स तो ट्यूनिसिन एक सेल्यूलोज है जो कि इसके प्रोटेक्टिव एनवलप का फॉर्मेशन करता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ट्यूनिसिन नामक सेल्यूलोज से इनका बाह्य आवरण बना रहता है जिनके भीतर संपूर्ण देह उपस्थित होती है। अर्थात इसकी बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो विसरल ऑर्गन इस प्रॉपर बॉडी में इस ट्यूनिसिन नामक बाह्य आवरण से सुरक्षित रहते हैं। ट्यूनिसिन की बात करें तो ये ट्यूनिसिन एक मोटा अल्प पारदर्शी या
पारभासी प्रकार का एनवलप है जो कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के साथ साथ इनमें बैलेंस बनाने का कार्य भी करता है या बैलेंसर ऑर्गन की तरह भी कार्य करता है। हम बॉडी प्रॉपर की बात करें तो बॉडी प्रॉपर में दो विशेष प्रकार के साइफन हमें देखने को मिलते हैं। इन साइफन में एक ब्रेंकियल साइफन होता है जो कि आपको फिगर में दे रहा होगा, एक एट्रियल साइफन होता है। ब्रेंकियल साइफन थोड़ा छोटा होता है, ये लगभग 1 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। ब्रेंकियल साइफन की बात करें तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है जो कि उभरा हुआ और बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। इस ब्रेंकियल साइफन के भीतर ब्रेंकियल अपर्चर या ब्रेंकियल छिद्र उपस्थित रहता है जिन्हें सामान्यतः हम मुख्य छिद्र भी कहते हैं, अर्थात ये इसका माउथ अपर्चर भी कहलाता है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि ब्रेंकियल अपर्चर ही इनका मुख कहलाता है। ये ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर 4 विशिष्ट प्रकार की पेशी समूहों से घिरे रहते हैं जिनके कारण इन्हें लिप्स या लोब्स हैं जो कि इनके दोनों अपर्चर पर हमें देखने को मिलते हैं। ब्रेंकियल अपर्चर की बात करें तो ब्रेंकियल अपर्चर एट्रियल अपर्चर से थोड़ा छोटा होता है। इसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर के लगभग होती है जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। अगर हम एट्रियल अपर्चर की बात करें तो ये ब्रेंकियल अपर्चर से थोड़ा अधिक बड़ा होता है और अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर दर्शाता है। ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर दोनों ही एक विशेष प्रकार के छिद्र हैं। ब्रेंकियल अपर्चर की सहायता से जलधारा इनके शरीर के भीतर प्रवेश करती है और एट्रियल अपर्चर की सहायता से जलधारा शरीर से बाहर निकलती है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर इन दोनों की सहायता से ही ये वाटर करंट को शरीर के भीतर लेता है और बाहर निकालता है। क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हर्डमानिया एक सिलियरी फीडर एनिमल है, अर्थात पक्षमाभी प्रकार का पोषण इनमें देखने को मिलता है जो कि छोटे छोटे डाइटम्स, फ्लैजिलेट्स, मोलस्कन्स को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। ये भोज्य पदार्थ समुद्रों में जल की धारा के साथ इनके ब्रेंकियल अपर्चर में प्रवेश करते हैं और जब इन भोज्य पदार्थों का पाचन इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कंप्लीट हो जाता है तो ये एट्रियल अपर्चर के द्वारा जल धारा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर इसके डाइजेशन में या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें जो कि है इसका फुट की हम बात करें तो फुट थोड़ा मटमेला या धूसर रंग का होता है। ये प्रॉपर बॉडी से नीचे वाला भाग होता है। अगर हम फुट की बात करें तो बॉडी पर तो ट्यूनिसिन का आवरण होता ही है, लेकिन अगर फुट की बात करें, फुट सामान्यतः संपूर्ण ट्यूनिसिन के आवरण से ही बना होता है, अर्थात ये प्रोटेक्टिव लेयर ट्यूनिसिन से ही बना होता है। इसके भीतर कोई विशेष प्रकार की संरचनाएं नहीं देखी जाती है। ये फुट हार्डमानिया को किसी सतह पर चिपकाने का कार्य करता है। अगर समुद्री सतह ठोस है या सॉलिड है तो बॉडी की सहायता से ही चिपक जाता है, लेकिन अगर समुद्री किनारों या तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो ये तटवर्ती किनारों पर पाद की सहायता से ही एक स्थान पर सेडेंट्री कंडीशन शो करता है, अर्थात स्थानबद्ध रहता है। पाद की बात करें तो ये धूसर रंग का या मटमेले रंग का खुरदरा भाग होता है जो कि जंतु को सतह पर चिपकाने के साथ साथ बैलेंसर की तरह कार्य करता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई का होता है जो कि अलग अलग आकार दर्शाता है। ये सामान्यतः अंडाकार या शंक्वाकार स्थिति रखता है। अगर हम इसकी एक्चुअल पोजीशन की बात करें तो ये बॉडी के कंस्ट्रिक्शन की वजह से अलग अलग आकार शो करता है। क्योंकि हर्डमानिया की अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें
तो हर्डमानिया की बॉडी कंप्रेस्ड रहती है या संपीड़ित रहती है, जो कि अलग अलग समय पर आपको अलग अलग अवस्था में नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें संकुचन की प्रक्रिया देखी जाती है, जिनकी वजह से इसका शरीर संकुचित होता रहता है और संकुचित के साथ साथ ये फैलाव या विस्तार भी दर्शाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये संकुचित होने वाला जंतु है, जिनकी सहायता से ये जलधारा को बाहर निकालता है, और जब फैलाव होता है बॉडी का तो ये जलधारा को अपने भीतर लेता है। हम बात करें हर्डमानिया के ओरिएंटेशन की, तो हर्डमानिया का प्रॉपर बॉडी हमें दो सतहों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे ये सतह दाईं एवं बाईं सतह को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। हम बात करें इसके ब्रेंकियल अपर्चर की, तो ये इसके एंटीरियर रीजन को दर्शाता है, और एट्रियल अपर्चर इसके पोस्टीरियर रीजन को दर्शाता है। अर्थात एट्रियल अपर्चर की बात करें तो ये इसके पोस्टीरियर रीजन को दर्शा रहा है, और ब्रेंकियल अपर्चर की बात करें तो ये इसके एंटीरियर रीजन को दर्शा रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में टेस्ट या ट्यूनिक की। टेस्ट या ट्यूनिक, जिसे हिंदी में चोल या आवरण कहते हैं, ये चोल या आवरण ट्यूनिसिन नामक सेलुलोज से मिलकर बना होता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड और हम बात करें हर्डमानिया के चोल या बाह्य आवरण की, तो ये चोल या बाह्य आवरण एक ट्यूनिसिन नामक सेलुलोज से मिलकर बना होता है, जिनमें सूक्ष्म मात्रा में इनऑर्गेनिक साल्ट भी देखे जाते हैं। हम ट्यूनिसिन की बात करें तो ये अल्प पारदर्शी या पारभासी प्रकार का होता है। अगर हम किशोर जंतुओं की बात करें तो इनमें यह अल्प पारदर्शी प्रकार का होता है, जबकि एडल्ट कंडीशन में हर्डमानिया का टेस्ट बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट प्रकार का होता है, अर्थात पारभासी प्रकार का होता है, जिनमें आप आंतरिक अंगों को नहीं देख सकते। जबकि इसकी किशोर अवस्था या प्यूबर्टी एज की बात करें तो प्यूबर्टी एज में इसका टेस्ट या चोल हल्का ट्रांसपेरेंट प्रकार का होता है, जिसे आप अल्प पारदर्शी कह सकते हैं। हर्डमानिया का बाह्य चोल या ट्यूनिसिन इनमें प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करता है या रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है, जो कि इसके देह के संपूर्ण भीतरी अंगों, जिन्हें हम विसरल ऑर्गन कहते हैं, इनकी कवरिंग करता है या इनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। टेस्ट में कुछ विशेष संरचनाएं, जिन्हें हम वेस्कुलर एम्पुला कहते हैं, ये वेस्कुलर एम्पुला इसके टेस्ट में उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से ये एक असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की भूमिका निभाता है, अर्थात सहायक श्वसन अंग की तरह ये कार्य करता है। इसके अलावा टेस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेंसरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करता है, अर्थात इनमें विभिन्न प्रकार की नर्व्स देखी जाती है, जिनके कारण ये एक सेंसरी ऑर्गन या संवेदी अंग की तरह भी कार्य करता है। तो इसके चोल की दो विशेषताएं होती है स्टूडेंट्स, ये एक तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है एम्पुला की उपस्थिति के कारण, और दूसरा इनमें पाई जाने वाली नर्व्स के कारण ये सेंसरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करता है। सामान्यतः टेस्ट बाहर से देखने पर आपको रिंकल्ड या झुर्रीदार अवस्था में दिखाई देता है, और ये झुर्रीदार अवस्थाएं एक वलय के रूप में आपको दिखाई देती है या रिंग्स के रूप में आपको दिखाई देती है। टेस्ट का ओरिजिन इसके भीतर पाई जाने वाली मेंटल या प्रवार के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, अर्थात इसका जो बाह्य आवरण या टेस्ट इसमें पाई जाने वाली मेंटल या प्रवार के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो टेस्ट का ओरिजिन इसके मेंटल से होता है, और मेंटल टेस्ट के नीचे पाई जाने वाली महत्वपूर्ण संरचना है, जिसे आप मेंटल या बॉडी वॉल
कह सकते हैं। हर्डमानिया के टेस्ट की एक और विशेषता होती है कि इस पर छोटे छोटे बार्नेकल्स, एनिमॉन्स, सिलेंट्रेट्स, हाइड्रोइड एनिमल्स आदि चिपके हुए रहते हैं। हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट एक कोमल उपास्थि समान संरचना के रूप में आपको दिखाई देता है, जिसमें कई प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई देती है, जैसे मैट्रिक्स जिसे जिलेटिन युक्त मध्यांश कह सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कार्पसल्स विभिन्न प्रकार की कणिकाएं देखने को मिलती है, फिब्रिल्स तंतुक देखने को मिलते हैं, ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स शाखित रुधिर वाहिनियां देखने को मिलती है, और साथ में कैलकेरियस स्पिकुल्स अर्थात कैल्शियमी कंटिकाएं इनमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कार्पसल्स की तो इनमें विभिन्न प्रकार की कार्पसल्स देखने को मिलती है, जिनमें आपको लार्ज इयोसिनोफिल, स्मॉल इयोसिनोफिल, अमीबॉइड सेल्स के साथ वैक्यूलेटेड कार्पसल्स, रिसेप्टर सेल्स और नर्व सेल्स आपको दिखाई देती है। तो अलग अलग प्रकार की कणिकाएं या कार्पसल्स हमें इसके टेस्ट के भीतर दिखाई देती है, जो वेरियस एक्टिविटीज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट में ये संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको आपको याद रखना आवश्यक है। सबसे पहले जो ट्यूनिसिन नामक टेस्ट इसके शरीर पर पाया जाता है, ये एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने का कार्य करता है या रक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करता है, जो कि इनके आंतरिक अंगों या विसरल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है। सेकंड फंक्शन की बात करें तो ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है, अर्थात देह को अवलंबन या सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। थर्ड फंक्शन की बात करें तो ये एक असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है, अर्थात सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। क्योंकि इनके भीतर वेस्कुलर एम्पुला देखने को मिलती है, इनकी सहायता से ये श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो चौथा महत्वपूर्ण कार्य, इनमें पाई जाने वाली नर्व्स के कारण ये एक सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। तो इसके चार महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक प्रोटेक्टिव एनवेलप बनाने का कार्य करता है, सेकंड इसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, थर्ड ये असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है, और फोर्थ नर्व्स की उपस्थिति के कारण ये सेंसरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करता है। तो ये इसके चार महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेंटल और बॉडी वॉल की। मेंटल और बॉडी वॉल, जिसे हम प्रावार या दह भित्ति कहते हैं, ये इसके टेस्ट के नीचे पाई जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग की तरह कार्य करती है। अगर हम इसके मेंटल या बॉडी वॉल की बात करें तो इसी के द्वारा टेस्ट का सिक्रीशन या स्रावण किया जाता है, और साथ में जो ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन है, इनका निर्माण भी इस मेंटल या बॉडी वॉल के द्वारा किया जाता है। तो मेंटल या बॉडी वॉल हर्डमानिया के शरीर में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना है, जिनकी सहायता से टेस्ट का स्रावण होता है। साथ में एट्रियल साइफन और ब्रेंकियल साइफन का फॉर्मेशन भी इस मेंटल के द्वारा किया जाता है। मेंटल की अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको तीन स्पष्ट सेल्यूलर लेयर देखने को मिलती है, जिनमें आपको एक आउटर एपिडर्मिस, एक मिडिल मीजेनकाइम और एक इनर एपिडर्मिस देखने को मिलती है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि मेंटल की ओतिकी संरचना के बेसिस पर इनमें हमें तीन कोशिकीय स्तर देखने को मिलते हैं, जिनमें बाह्य सतह आउटर एपिडर्मिस की होती है, मिडिल मीजेनकाइम की होती है, और इनर एपिडर्मिस भी हमें देखने को मिलती है। तो ये तीन सेल्यूलर लेयर हमें इसके मेंटल या बॉडी वॉल में देखने को मिलती है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण लेयर इसकी
मिडिल मीजेनकाइम होती है, जिनमें विभिन्न प्रकार के पेशी तंतु के समूह या ब्लड साइनस हमें देखने को मिलते हैं, और साथ में कुछ विशेष प्रकार की पेशियां हमें देखने को मिलती है जो कि अनस्ट्रिएटेड या अरेखित प्रकार की होती है। इन मसल्स में हमें सामान्यतः एन्युलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स हमें देखने को मिलती है। अर्थात इसकी मिडिल मीजेनकाइम में हमें 3 विशेष प्रकार के पेशी समूह देखने को मिलते हैं। साथ में अगर हम इसके इनर एपिडर्मिस की बात करें तो इनर एपिडर्मिस एकल उपकला कोशिकाओं से बनी संरचना होती है जो कि चपटी एवं बहुभुजीय अर्थात फ्लैट एवं पॉलीगोनल सेल से मिलकर बनी होती है। ये इनर एपिडर्मिस एट्रियल साइफन को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हर्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिनमें हमें 3 संरचनाओं के माध्यम से इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का, जिनमें बॉडी स्ट्रक्चर, टेस्ट और ट्यूनिक, और थर्ड पार्ट इसका मेंटल और बॉडी वॉल, इनकी सहायता से हमने इसकी बाह्य आकारिकी या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को काफ़ी सरल तरीके से समझा है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके रिंग बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस समय पर मिल सके। इसी तरह आगे भी मैं हर्डमानिया की एनाटॉमी से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स पर नए नए वीडियोज़ लेकर आऊँगा। धन्यवाद।